समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराधों से सुरक्षित रहने के उपाय। श्रोताओं, भारत का साइबर स्पेस अब पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। हर दिन करोड़ों लेन देन और पारस्परिक कार्यकलाप किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 86% से अधिक परिवार अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत एक उल्लेखनीय प्रगति को भी दर्शाता है और साथ ही इसने साइबर धोखाधड़ी के हमले की संभावनाओं को भी प्रबल बना दिया है, जिससे साइबर सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। और चूंकि वर्तमान समय में डिजिटल युग है, साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए हम सभी का साइबर जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आज आप अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया अपराधों से सुरक्षित रहने के उपायों पर आधारित प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। और इस विषय पर बातचीत करने, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के उप महाप्रबंधक राहुल कांत साहू। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओ, आप हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। हमारे नंबर है 0112331048, 23717117 23717106 और हमारा एक और नंबर है 23314444। इस पर आप फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ में आज के पहले श्रोता हैं हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। नमस्कार जी निखिल जी और विशेषज्ञ जी साइबर क्राइम के जो उनको भी नमस्कार जी। मैं ये गुरुग्राम के पुलिस अफसर जी आए, इनसे ये जानना था कि कुछ युवा हैं वो पुलिस के पास फोन। राजेंद्र जी हमारे साथ में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के उप महाप्रबंधक राहुल कांत साहू जी हैं। आप उनसे प्रश्न पूछिए। जी जी, वो ये जानना था, जो काफी युवा है जो पुलिस के पास फोन करने, जो 1930 नंबर है, वो घबराते हैं कहीं भाई हम भी इसी चक्कर में फंस न जाए, पुलिस का डर और भय देन के कुछ गलतियां युवा भी कर देते हैं, तो वो ज्यादा ही जाल में उसको अपना फंसाते चलते। तो इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी। यानी कि जो घबराहट में गलतियां हो जाती, उस पर जानकारी चाह रहे हैं जी। नमस्कार राजेंद्र जी। ये जो आपका भय है, जो आप बता रहे हैं युवाओं को फोन करेंगे 1930 में तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1930 जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जो कि गृह मंत्रालय की एक पहल है, ये 1930 बनाया ही इसलिए गया है कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का हम सटीकता से और त्वरित कार्रवाई करके तुरंत उस पर हम अपना कार्रवाई कर सके और आपकी समस्या का निदान कर सके। इस बीच फरीदाबाद से अनवर बिहारी हमारे साथ हैं। अनवर जी, आपका सवाल क्या है? अनवर जी, सवाल पूछिए आप। नमस्कार सर जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से जी। मेरा सवाल ये है सर, जैसे हम लोग के फोन पे कई बार कोई ऐसा नंबर से फोन आता है और उसके बाद जब हम लोग लगाते हैं उस पर वापस करके, तो या तो इंगेज बताता है या स्विच ऑफ बताता है, तो क्या वो नंबर भी कोई साइबर अपराधी का होता है क्या? जी राहुल जी। नमस्कार अनवर जी, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप का नंबर सेव नहीं है या कोई जान पहचान का नंबर नहीं है और कॉल आ रहा है, तो आप अटेंड ना करें, आप उसको ना उठाएं नंबर को, और कॉल बैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार हो सकता है, जो आप बोल रहे हैं, आपका ये सोच भी ठीक है कि हो सकता है कि किसी साइबर अपराधी ने ही ये कॉल किया हो और इसके आगे चल के कुछ साइबर अपराध को क्रियान्वित करने के लिए भी उसने फ़ोन किया हो। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप फ़ोन ना उठाएं, क्योंकि जो आपके जानकार हैं वो अपने आप या तो आपको मैसेज करेंगे या आपको फ़ोन करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखें आप। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम सभी को साइबर जागरूक होना कितना आवश्यक है? जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 2G, 3G, 4G से आज 5G पे आ गया है, तो जो साइबर का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है और इसी के साथ साथ हमें उतने ही ज़्यादा जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अभी आप देखते होंगे कि साइबर अपराध के भी नए नए
जैसे जैसे ये इसमें नए नए तरीके के अपराध आ रहे हैं, वैसे ही हमें उतने ही ज्यादा हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो इनका जो अपराध का तरीका है, जिसको हम मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, जो इनके कार्य प्रणाली होती है, ये भी अलग अलग जो साइबर अपराधी ये चेंज कर रहे हैं समय के साथ। तो हमें इसके बारे में समय समय पर जागरूक भी रहना जरूर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जो हमें पैमाने जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि आप अपना जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल है उसको प्राइवेट करके रखें, अपना पासवर्ड या अपनी बारे में जानकारी ये सोशल मीडिया में ऐसे पब्लिक ना करें। कोई भी अननोन कॉल है जो कि आपके जानकारी में नहीं है, आपके नंबर सेव नहीं है, तो उसको आप उठाएं ना, वीडियो कॉल ना उठाएं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ये जानने की बहुत जरूरत है। और इस बीच दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं धर्मवीर, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा कहना ये है कि हमने अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब का भी उसमें ले रखा है, उसके बावजूद ये कॉल हमारे पास कैसे आ जाती है? ये अपनी कंपनी की कमी है या उन लोगों की ज्यादा होशियारी है? और अगर हम उनको बैक कॉल करते हैं तो उनका नंबर नहीं मिलता, और वो ज्यादातर उनके 11 नंबर होते हैं। एक बार मैंने 1930 पे भी ये कंप्लेंट डाली थी, उनको बोला था, तो उनको मैंने ये नंबर दिया भी था, पर उसके बाद उनके ऊपर कोई ऐसी वो बोलते कि ये कोई फ्रॉड कॉल है, इस पे आप ध्यान न दीजिए। तो 1930 वाले और क्या हमारे लिए काम करते हैं? जी, राहुल जी। नमस्कार धर्मवीर जी, हो सकता है साइबर अपराधी ही ये कर रहे हो, तो आपने ये बहुत अच्छा किया कि 1930-1930 पे आपने कंप्लेंट किया। इसके देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जब आप 1930 पे कंप्लेंट करते हैं तो हमारी पूरी एक टीम होती है जो लगातार इन पे नज़र रखे हुए, और इसका हम पूरा एनालिसिस करते हैं, वो कहाँ से आया नंबर, उसका बैकग्राउंड क्या उस पर कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई शिकायतें हैं, उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर कोई अननोन नंबर है जो आपके जान पहचान का नहीं है तो ना उठाएं, और इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप जरूर 1930 पे कंप्लेंट करें, उस पर कार्रवाई होती है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई इंटरनेशनल नंबर आ रहा है उस पे भी आप ध्यान दें। हमारा +91 है, उसमें आपको दिखेगा +92 दिखेगा या +63 दिखेगा या कुछ भी जो भी दिखता है। अगर भारत के बाहर का है तो वो भी आप ध्यान दें, अगर आपके परिचित का नहीं है तो उठाने की जरूरत नहीं है। जी, और धर्मवीर जी, आप ये भी कर सकते हैं कि www.cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस बीच बेंगलोर से हमारे एक और श्रोता श्रीकांत हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रीकांत जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह ये स्कैम वाले जो हैं उनको हमारे फोन नंबर मिलते हैं, जो लोग डाटा चोरी करते हैं, तो उनको हमारे बैंक के नंबर, आधार के नंबर, इनकम टैक्स सारे नंबर उनको मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मेरा जो रेगुलर फोन था और मेरे जो रेगुलर नंबर बैंक वगैरह में दिए हुए थे, मैंने एक नया नंबर लिया और वो लेकर के बैंक में, इनकम टैक्स में, आधार में, सब जगह वो नंबर चेंज कर दिया, डलवा दिया, और वो नंबर मेरा आइडल पड़ा रहता, बंद रहता है। अब मैं रात में एक साली उसमें मैसेज चेक कर लेता हूँ क्या क्या आया क्या नहीं आया, और उसमें इनकमिंग बंद है। तो वो अगर फोन करेगा भी मेरे को तो मेरा फोन तो बंद है और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। ये क्या सही होगा? ये सलाह मांग रहे हैं आपसे। नमस्कार। आपने ठीक है, आपने अपने हिसाब से किया है, ठीक है, उचित है, बट इतना भी ठीक है, आप सतर्क हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना रेगुलर नंबर भी रख सकते हैं, बस हमें क्या है, सतर्क, सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपका अगर कोई अननोन कॉल आ रहा है जो आपकी जानकारी, वो ना उठाएं। कोई लिंक जो वैसे ही किसी ने दे दिया है या आपके पास कहीं व्हाट्सएप पे आ गया, उसको टच ना करें। कोई वीडियो कॉल आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर आ रहा है, तो ये सब बेसिक जानकारियाँ, या आपका पर्सनल जो भी डेटा है उसको अपने जो वेब अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन पे अपना पर्सनल डेटा डिस्क्लोज ना करें, अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखें। तो ये सब कभी भी अनजाने, आप ये जान के चलिए कि पुलिस
अधिकारी या कोई भी जो एजेंसीज हैं वो आपसे OTP या वेरिफिकेशन वगैरह फ़ोन पे नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप नंबर यूज़ करें, आराम से यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो 1930 पे, या आपको ऐसा लगता है कुछ सस्पिशियस लिंक है या कोई ऐसा इश्यू है, आप 1930 पे बताएं, या फिर cybercrime.gov.in पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और राहुल जी, इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई आपके पास कॉल या मैसेजेस आता है तो जाकर के अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें, या फिर अपने बैंक अधिकारी का नंबर अपने पास रखें, उनसे आप बातचीत करके कंफर्म करें कि इस तरह का मैसेज या कॉल मेरे पास आया है। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, नंबर भी रखें, उसको आप बैंक के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करें, और अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉड है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से राशिद हमारे साथ हैं। राशिद जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर, दीपावली की हार्दिक बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। सवाल पूछिए। सर निवेदन हमारे ये, सर मेरे बेटे का इंडियन बैंक का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है ना। 22 जुलाई को किसी अज्ञात लोगों ने 5,000 रुपए अकाउंट में जमा कर दिए सर जी, और 22 अगस्त को उसको बंद कर दिया है जी, है ना। कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा। लोकल साइबर क्राइम वालों ने संपर्क किया था, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं रहा। वो तेलंगाना के आप क्या जानकारी चाह रहे हैं? आप क्या जानकारी चाह रहे हैं? मैं सर ये जानकारी चाह रही हूँ, इसका निराकरण क्या है? मतलब कोई भी ऐसे किसी खाते में पैसे जमा करके अकाउंट बंद करवा सकता है? कोई परेशान करते हैं सर लोग, क्या सोल्यूशन? जी राशिद जी, आप साइबर क्राइम थाने में गए थे तो पहला तो वही है, उनसे संपर्क करें। फिर भी आपको अगर आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप 1930 पर भी आप ये बता सकते हैं, या cybercrime.gov.in पर भी बता सकते हैं। हमारी टीम निरंतर उसकी जांच करती है, और अगर उसमें जो आपने बताया वैसा है तो कई बार ये भी होता है कि कहीं आपकी तरफ से नहीं है, बट कहीं से उस अकाउंट पे जो फ्रॉड होता है उसका पैसा या उसका कहीं ना कहीं उस अकाउंट का लेन देन में आया हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो आप उसमें जब आपका कंप्लेंट डालेंगे तो हमारी टीम उसकी जांच करती है, और होता है तो फिर उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, चालू कर देते हैं। बैंक अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं? हाँ जी, बैंक अधिकारियों से भी आप इस संबंध में बात कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी मदद करेंगे। विपिन है हमारे अगले श्रोता आज के, जो हमें सागर मध्य प्रदेश से फोन कर रहे हैं। विपिन जी, आप प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने अभी नया सिम कार्ड खरीदा है लगभग 15 दिन पहले, और मुझे सर 5 से 6 बार मैसेज आ चुका है कि आपका 2.5 लाख का लोन बकाया है जो आपको वापस करना है, और ये मैसेज मुझे हर दिन 2-3 दिन में मैसेज आता है। तो मैंने सर अभी तो फिलहाल में इसे अनदेखा किया हुआ है, इस कारण से कि हो सकता है ये नंबर पहले किसी और के पास हो, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए ये बताएं सर। सिम कार्ड 15 दिन पहले खरीदे था। जी बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। जी नमस्कार विपिन जी, आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, पर आप ये देखिए कि वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, किसी एजेंसी का है, उसका नाम कुछ है क्या, या वैसे ही एक SMS के माध्यम से आ रहा है आपके पास? कई सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो अगर वैसा ही है, जहां तक मुझे लगता है कि वो एक साइबर अपराधी द्वारा या साइबर फ्रॉड के चलते कोई मैसेज आ रहा होगा, तो आप उसको इग्नोर ही करें, आप उस पर ध्यान ना दें। इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई लोन या कुछ नहीं लिया तो आपको उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, हमारे अब अगले श्रोता है राजू, जो हमसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। और राजू जी, आप सवाल पूछिए। निखिल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि माना कि एंड्रॉइड मोबाइलों जो मोबाइल धारक हैं उनके साथ तो खैर धोखाधड़ी हो ही जाती है जी, लेकिन क्या ये साइबर खतरा ये जो कीपैड फोन धारक हैं, जैसे चाहे वो 4G हो या फिर 2G हो, ऐसे लोगों के साथ भी, जो कीपैड फोन धारक हैं उनके साथ भी क्या ये संभावित है? अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए हम क्या करें? जी राजू जी आगरा से प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। जी नमस्कार राजू जी, देखिए साइबर अपराध की अभी इतना बढ़ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एंड्रॉइड फोन में ही। इसके लिए क्या होगा, आपको ये किसी भी फोन में हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं, वो कभी लिंक से भी होता है, कभी फोन कॉल से भी होता है। तो आपको क्या है, सतर्क सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। और
ऐसा आप अपने जैसे फ़ोन में क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो समय समय पर जो उसका अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि इनबिल्ट आता है, उसको भी करें तो वो भी बहुत हद तक आपको इस टाइप के जो भी आपके फ्रॉड लिंक आते हैं इन सब से बचाता है आपको। और अब हमारे साथ भोजपुर बिहार से एक और आज के श्रोता हैं आनंद कुमार जी। आनंद जी, आप प्रश्न पूछिए हमारे विशेषज्ञ से। नमस्कार जी। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर जी KYC के बारे में सर कॉल करके पूछता है जी। जी। और सवाल है जी कि उसको नंबर आता कहाँ से है, कॉल करता है। जी नमस्कार आनंद जी, देखिए आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी फ़ोन के माध्यम से जो भी बैंक्स हैं या पुलिस है या जांच एजेंसीज नहीं लेंगे। तो अगर कोई भी आपकी ये जानकारी मांगता है तो बिल्कुल ना दे, और इसको समझ के चलें कि ये साइबर अपराध के करने के ही लिए ये सोच के ही ये किया जा रहा है। तो आप इसका ध्यान रखें और उसको आप ना उठाएं, ना उस पर रिस्पॉन्ड करें। और ऐसा कुछ आता है तो आप 1930 या cybercrime.gov.in पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। राहुल जी, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं हमारे पास जब हम सार्वजनिक वाईफाई यूज़ करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर जा करके, तो ऐसी जगहों पर वाईफाई तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप लेन देन या जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें या इन सब के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, अपना पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करें। जनरल आपको यूज करना है करें, बट ये सब चीजों के लिए आप फाइनेंशियल लेन देन या ट्रांजैक्शंस के लिए यूज ना करें। यानी कि साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डेटा का ही इस्तेमाल करें, अपने फ़ोन का ही इस्तेमाल करें, अपना फ़ोन भी किसी के साथ में साझा ना करें। जी बिल्कुल, साइबर अपराधों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सतर्क रहें, सचेत रहें और जागरूक रहें तो साइबर अपराध से आसानी से बचा जा सकता है। और अब हमारे साथ गुरुग्राम से सुभाष जी हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। जी सर, धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो तो सिक्योरिटी के लिए हमारे नंबर्स किसी को प्रोवाइड नहीं कराती होंगी, जहां तक मेरा अनुमान है जी। तो इन लोगों को नंबर प्रोवाइड कहाँ से हो जाते हैं? और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि नंबर आए तो फोन कॉल से रिसीव मत कीजिए, तो हमें विदाउट जो नंबर हम लोग सेव किए हैं वो तो खैर अब पता लग जाएगा, लेकिन जो नंबर सेव नहीं किए हैं टेलीकॉम कंपनियां भी फोन करती हैं अपने मतलब, तो वो भी हमको तो उठाना ही पड़ता है मजबूरन सर। तो इसलिए कैसे बचा जाए सर, इसमें कुछ बताइए, धन्यवाद। और नंबर प्रोवाइड कहाँ से होते हैं, इनको थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा, धन्यवाद। जी सुभाष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ, जो आपके नंबर सेव हैं आप वही उठाएं, अननोन नंबर्स को आप ना उठाएं। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं कि नंबर कहाँ से पता चल जाता है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो हमेशा इस फिराक में रहते, स्टोव में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से नंबर, तो कई बार क्या होता है आप जाने अनजाने कुछ ऐसी साइट पे या कुछ ऐसे लिंक पे या कहीं अपना डेटा कुछ अपडेट, या आपने मान लीजिए कोई एक सोशल मीडिया की साइट पे अपना अकाउंट ही खोला, उसमें आपने अपना नंबर दे दिया। कुछ रेयर केसेस में डेटा लीक्स भी होते हैं, तो उन सब की वजह से भी आपका नंबर ये साइबर अपराधियों तक पहुंच जाता है। कई बार वो रैंडम भी होता है, वो सिर्फ एक चांस लेने के लिए साइबर अपराधी कई तरह के वो कई नंबरों पे ट्राई करते हैं और हजारों नंबर पे जाता है कॉल, कुछ नंबर्स जो लग जाते हैं उस पे वो अपने ये अपराध की गतिविधियों को करने के लिए कोशिश करते हैं। अब तो इसमें एक चीज नई ये भी जोड़ने लगी कि बहुत सारे लोग, हम में से अक्सर लोग कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेते हैं या कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर सामूहिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो हो सकता है वहीं पर कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सिर्फ इसलिए बैठा है कि लोगों के नंबर लेना और यहाँ से वहां करना, ये भी चीज होती है। जी बिल्कुल, ये भी होता है। और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आप ये भी ध्यान रखें कि कई बार जैसे आप देखते होंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी हैं कि हम आपको
कम से कम समय में इतना ज्यादा पैसा या इतना प्रॉफिट देंगे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पूरे ग्रुप्स चलाते। आपको ऐसा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट लगेगा कि यहाँ पूरा ग्रुप चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो ये हमेशा सर्टिफाइड जो भी है वहाँ जो भी हमारे ऐप्स हैं उनका यूज करें और इन सब से बचें आप, क्योंकि आप इसमें ये फिर आगे चल के यही करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। आपको कुछ ऐसा लिंक दे देंगे कि आप यहाँ पे अपना डेटा भरें, इसमें आप इन्वेस्ट करें, इतना रिटर्न मिलेगा। आप जाने अनजाने कहीं ना कहीं फिर साइबर अपराध की उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे श्रोता है ज्योत्सनी उपेजा पीतमपुरा से। जी, आपका सवाल निखिल जी और राहुल जी, दीपावली की शुभकामनाएं। 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके लिए आपने जो सरकार ने, भारत सरकार ने प्रोवाइड कराया शॉर्ट फॉर्म के डिजिट हेल्पलाइन नंबर, तो क्या संभव है भविष्य में कि इनका एक ही मतलब नंबर से मतलब एक्सटेंशन हो सके? तो इस पे थोड़ा बताने की कृपा करें। 1930 के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। जी नमस्कार ज्योत्सना जी। अभी तो 1930 अपने आप में ही ऐसा तो नहीं है, आप उसको डायल करके और जो भी आपका साइबर अपराध से मैं तो ये कहूँगा कि अगर अपराध हो गया तब भी नहीं होता है, लेकिन आपकी जानकारी में कुछ ऐसा नंबर आता है या लिंक आता है, आप वो ज़रूर उसमें रिपोर्ट करें और उस पर कार्रवाई भी होती है। महाराष्ट्र से हमारे नियमित श्रोता हैं ये गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मतलब ये साइबर अपराधी पहला मतलब ये एटीएम से हम जो डेबिट कार्ड का जो पिन वगैरह मतलब कहीं से क्लोनिंग करके कहीं से मतलब पैसे निकालते समय क्लोनिंग करके पैसा निकाल देते थे। जैसे हम किसी मतलब इंटरनेट बैंकिंग से मतलब जुड़े हुए हैं हमारे फोन में किसी ऐप से, तो सर हमारी बैंक की डिटेल उनको मतलब बैंक का अकाउंट वगैरह वो मिलने के बाद ये लोग पैसा मतलब किस तरह से निकालते हैं, एटीएम से ही निकालते हैं और कि मतलब हमारे देश से ही निकाल सकते हैं या बाहर के देशों से भी निकाल सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, जो एंटीवायरस जो ऐप होते हैं वो कितने कारगर होते हैं, कितना बचाव हो सकता है उससे? थैंक यू सर। जी गुरुनाथ जी। जी नमस्कार गुरुनाथ जी। देखिए गुरुनाथ जी, दो चीजें हैं। एक तो क्लोनिंग मतलब सेम उसी के जैसा आपका कार्ड को क्लोन कर लिया गया, आप एटीएम में जाए, तो उसके लिए जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो थोड़ा मशीन को सरसरी तौर पर देख लें, क्या कहीं आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है आपने पहले भी देखा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं उस मशीन में कुछ एक्सटेंशन जो आप कार्ड डालते हैं वहां कुछ लगा रखा हो या कुछ सस्पिशियस आपको लग रहा हो, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, आप जो हमारे सर्टिफाइड ऐप्स हैं, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं या एप्पल स्टोर से जाते हैं, आप कोशिश करें यहीं से ऐप लोड करें, कोई दूसरे लिंक पे ना जाएं। तीसरा, आप जो बोल रहे हैं एंटीवायरस बिल्कुल कारगर होते हैं, बट वो सही जगह से। आप ओपन स्पेस में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लिंक्स हैं, आप किसी भी लिंक पे जा रहे हैं या कोई साइट पे जा रहे हैं या आप बैंक के ही ट्रांजैक्शन के लिए मान लीजिए किसी बैंक की साइट पे हैं, तो एक बार उसको अच्छे से देख लें, जांच परख लें। अभी क्या होता है, आई की जगह वो 1 कर देंगे, आप जल्दबाजी में सोचेंगे उसी का क्लोन डमी वैसा वेबसाइट बना देंगे। तो इसको थोड़ा सा धैर्य से और जांच परख के ही अगर इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपना पासवर्ड और ओटीपी वगैरह ये भी स्ट्रांग रखें और अपना ये शेयर ना करें, समय समय पर जरूर बदलते रहें। इंदौर से हमारे श्रोता हैं अनिल। अनिल, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि मुझे 2-3 दिन से मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 15,000 रुपए ब्याज मिलेगा। वहां जाकर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उन लोगों ने तो ऐसा कोई विज्ञापन मोबाइल पे नहीं दिया है। तो इतनी देश की इतनी बड़ी बैंक है, वो अगर दे रहे तो इसकी कंप्लेंट हम किससे कर सकते हैं? मतलब बैंक से कंप्लेंट कर सकते हैं या जो लोग ऐसे विज्ञापन डालते हैं उनके कर सकते हैं? और इसके लिए मैं सही रास्ते कर जी राहुल जी क्या सजेशन देंगे? अनिल जी, अगर आप ने जैसा आप बता रहे थे बैंक में पता किया है, ज्यादा उचित है आप बैंक में पता करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1930 या cybercrime.gov.in पे इसकी जानकारी दें। किस नंबर से आ रहा है ये बताएं। अगर आप उसमें उसका कुछ स्क्रीनशॉट लेके
और वो भी डाल सके, तो हमारी जो टीम है जो निरंतर जांच करती रहती है इन सब की, वो उस पर कार्रवाई करेगी और उस अगर पाया जाएगा नंबर या वो फ्रॉड पाया जाएगा तो उसको बंद भी कराएंगे। हमारे एक और रेगुलर लिसनर हैं रमाशंकर वाजपेयी जी रायबरेली से। रमाशंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि ऑनलाइन ये जो साइबर क्राइम के द्वारा जो है ये फोन, ये व्हाट्सएप, ये सब आते हैं, इससे पहले जनता कैसे अलर्ट रहे, कैसे सावधान रहे, बताइएगा। जी राहुल जी। जी रामशंकर जी, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि देखिए, फोन या व्हाट्सएप जो आपके परिचित हैं, उनके नंबर सेव हैं, आप उन्हीं पे रिस्पॉन्ड करें, उन्हीं पे ही आप उनका ही फोन उठाएं। अगर अननोन नंबर है जो आपके लिस्ट में नहीं है, आप उनको उठाएं ही ना। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा इंटरनेशनल नंबर्स भी आते हैं तो आप ये भी ध्यान दें कि, या वीडियो कॉल आते हैं, अगर आपकी परिचय की सूची में नहीं है, लिस्ट में नहीं है, तो आपको उठाने की जरूरत नहीं है। ये साइबर अपराधी की चाल भी हो सकती है। हमारे एक श्रोता है खुशी सिंह सीवान बिहार से, उन्होंने व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजा है कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो उस समय सबसे पहले कौन से कदम हमें उठाने चाहिए? क्या इसकी FIR की जा सकती है या सबसे पहले कुछ और करना चाहिए? और पैसा अगर चला गया तो रिफंड कैसे आएगा? जी खुशी जी, पहले तो इन सब चीज़ों में सतर्क रहें, कोशिश करें कि ऐसा हो ही ना पाए, उसके लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी बनके या कोई जांच एजेंसी बनके आपको, क्योंकि इनका एक कॉमन तरीका है, ये या तो जांच एजेंसी या पुलिस के तौर पे आपकी फियर साइकोसिस, डर पैदा करेंगे, या फिर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट या इजी मनी के चक्कर में, जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, इस चक्कर में कहीं ना कहीं इस शिकंजे में आ जाते हैं। बट आपको इन सब चीज़ों से पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत ही जल्द से जल्द 1930 पर आप इसकी रिपोर्ट करें, कंप्लेंट करें, जिससे ऑटोमेटिक आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। और अगर उसमें कुछ ऐसा फाइनेंशियल कुछ इश्यू आता है या पैसे का कुछ है, तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो उसके बाद जो थानों से बैंक्स के पास आ जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपका अकाउंट में रहता है तो फ्रीज करके और वापसी का भी रास्ता सुलभ कर देते हैं। एक हमारे लिसनर हैं कमलेश श्री गंगानगर राजस्थान से, जिन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है कि साइबर अपराधियों को क्या सजा मिलती है और क्या इनके लिए अलग से अदालतें हैं? जी देखिए, साइबर अपराधियों के लिए अलग अलग प्रावधान है। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है, और इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के थ्रू भी तो इसमें सजा का प्रावधान है। बट ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का अपराध है, उसमें अलग अलग तरह की फाइनेंशियल से लेके और 3 वर्ष की सजा तक का भी प्रावधान है। राहुल जी, अगर कई बार ये होता है कि लोगों के फ़ोन चोरी हो जाते हैं, जिनसे भी कई सारे अपराधों को अंजाम दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति का फ़ोन छिन जाता है, चोरी हो जाता है या गिर जाता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर फ़ोन चोरी हो जाता है या छिन जाता है तो आप सबसे पहले 1930 पर उसका कंप्लेंट कराएं। ये सीधी आपकी कंप्लेंट साइबर जो थाना है वहाँ जाती है और वो उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उन्हें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए, अपनी जो जमा पूंजी उसको बचाए रखने के लिए, और यहाँ तक कि किसी और अपराध में वो शामिल ना हो जाए, चाहे अनचाहे जाने अनजाने, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो साइबर अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं आपको मनोस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या तो आपको डरा के फियर साइकोसिस से, या फिर आपको प्रलोभन देके कि आपको इजी रिटर्न मिल जाएगा, आप इतना पैसा लगाएंगे इसमें इतना % ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, अपने पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, OTP किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, और कोई भी अनजान कॉल या व्हाट्सएप या वीडियो कॉल या इंटरनेशनल कॉल, इन सबको आप अगर आपके परिचित नहीं है तो उनको ना उठाएं। इतना करेंगे आप, इसी से ही काफी हद तक आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो आज के बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं, शायद वो हमें ही सिखा देते हैं, उतना ही वो फंसते भी हैं। हाँ,
तो बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँगा जो हम माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों एवं बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, जो कि इतना शायद साइबर अपराधों के प्रति सजग नहीं है, उनको भी आपको अवेयर करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, और बच्चों को भी समय समय पर इस सब की जानकारी देने की जरूरत है। और राहुल जी, फिलहाल कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जी बहुत। तो श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज हमारे साथ थे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के उप महाप्रबंधक राहुल कांत साहू जी, जिन्होंने बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ में साझा की। अगले हफ्ते पब्लिक स्पीक में एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।